1932 में, कि स्वाभिमान छोड़ो, राष्ट्र की अवधारणा छोड़ो, अपने बड़े बड़ी चीज़ों को छोड़ो, भाई आरक्षण ले लो। अब जब कह रहे हैं कि आरक्षण ठीक है, आरक्षण पर हमारी सहमति बन गई, आरक्षण में चाहे, तो इतने आरक्षण भी नहीं मिले। पहले वहाँ से तोड़ दो, अब यहाँ से तोड़ दो। कहाँ जाए आदिवासी, कहाँ जाए दलित, कहाँ जाए देश के गरीब लोग। तो ये है कि धीरे धीरे तोड़ो, पहले एक सुविधा दो, जब वो उसी सुविधा के नाम पर एकजुट होने लगे, उसी को एक विचारधारा के रूप में स्थापित करें, उसी को एक नेशनलिटी, एक ऐसा बड़े विचार के रूप में अगर उसको आइडियोलॉजी के रूप में वो स्थापित करने लगे, तो उस पर हमला शुरू कर दो। पहले राष्ट्र पे हमला, अब आरक्षण मिला, आरक्षण के आधार पर ST/SC से जुड़ने लगे, आरक्षण पर हमला शुरू। यानी कि जिस चीज़ पर ये समुदाय इकट्ठे होने लगे, एकजुट होने लगे, उस चीज़ पर तुरंत हमला करो, उसे खत्म करो। इसके बाद फिर कोई दूसरी चीज़ देने की योजना बनाई जाए, ये चलता है। पूर्वोत्तर में भी वो राष्ट्रीय अवधारणा थी। जब असमिया भाषा को महत्व दिया जाता है राजभाषा के रूप में, उस बात पे आ रहा हूँ, तो जो मिजो, नागा, खासी और मणिपुर के जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्र तो हमारा है ये, और आप असमिया भाषा जो कि आर्यों की भाषा है, इसको आप इतना महत्व कैसे दे सकते हैं। लेकिन चूंकि पिछली 1 शताब्दी में और आदिवासियों को इस इलाके में अंग्रेज़ों के बाद व्यापारियों के रूप में बहुत सारे बंगाली लोग और मारवाड़ी लोग और बाहर के दूसरे अन्य लोग जाके बस गए, और मारवाड़ियों ने और बंगालियों ने वहाँ अपनी योजनाएं जो है बड़ी बड़ी स्थापित कर दी, अपनी राष्ट्रीयता वहाँ स्थापित कर ली, अपने संसाधन वहाँ विकसित कर दिए, और वे कहते हैं कि हमारी भाषा जो हम जानते हैं वही राजभाषा होगी। आदिवासियों ने कहा कि आप तो बाहर के लोग हैं, आप तो मारवाड़ी हैं, राजस्थान से आए हैं, आप तो बंगाली हैं, आप तो बंगाल के बनिए हैं, आप फलां जगह के हैं, आपकी भाषा जो है यहाँ की राजभाषा कैसे हो सकती है। राष्ट्र तो हमारा है, राज्य हमारा है, हमारी भाषा होनी चाहिए। और पूर्वोत्तर भारत में असमिया भाषा के खिलाफ आदिवासी भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने बड़े भारी आंदोलन चलाए, जिसके बारे में ये कहा जाता है, भारतीय सरकार ने लंबे समय तक बताया कि वे अलगाववादी आंदोलन थे। न तो भाषा के लिए भला कोई क्यों लड़ेगा, लेकिन बुनियादी चीज़ ये थी, हाँ भाषा राष्ट्र से जुड़ी होती है, इसलिए जब भी आदिवासी भाषा के लिए आंदोलन करता था तो राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करता था। नतीजा ये हुआ कि ये मान लिया गया, काफ़ी हद तक, कुछ हद तक ये तत्व रहे भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, अलगाववाद तत्व रहे हैं जो बिक जाते हैं, विदेशी ताकतों के चक्कर में आ गए होंगे, चाइना के चक्कर में आ गए होंगे, उस तरह की चीज़ें तो हो जाती हैं। लेकिन बुनियाद ये थी जिसे ना समझी में नकार दिया गया। और रानी गायदुल्लू ने जो बड़ा भारी नागा आंदोलन जेलियांगरोंग चलाया था, उसके पीछे भी बुनियादी चीज़ यही थी। नतीजा क्या हुआ, बोडो को 8वीं सूची में दर्ज कर लिया गया, लेकिन बाकी किसी आदिवासी भाषा को उस सूची में दर्ज करने लायक नहीं समझा गया। असमिया भाषा बाकायदा राजभाषा बना दी गई, आदिवासियों पर थोप दी गई, आदिवासियों ने आंदोलन चलाए, सेनाएं भेजी गई, कुचल दिया गया। श्री प्रकाश शुक्ल का एक उपन्यास है जहाँ बाज फूलते हैं। मिजो लोगों का बड़ा भारी आंदोलन चला था, जो बाद में फिर मिजोरम बना था। उस आंदोलन के बुनियाद में ये भाषा थी। बोडो लोगों ने भाषा के साथ साथ, अपनी भाषा के साथ साथ लिपि की मांग की कि हम अपनी लिपि की स्थापना करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि 1974 में बोडो लिपि के लिए मांग करने वाले आंदोलनकारी लोगों पर सरकार ने लाठियां चलवाई, लोग मर गए। लिपि की मांग कर रहे थे, कोई जमीन जायदाद सुविधा नहीं मांग रहे थे, लिपि मांगे थे कि हम अपनी लिपि विकसित कर लें। क्या समस्या हो रही थी इस देश में, एक लोग अपनी लिपि बना ले तो, लेकिन नहीं, क्योंकि लिपि बनेगी तो भाषा रह जाएगी, भाषा रहेगी तो भाषा के साथ जो जुड़ी हुई राष्ट्रीयता है वो रहेगी, वो राष्ट्रीयता रहेगी यानी कि वो स्वाभिमान रहेगा, वो स्वाभिमान रहेगा मतलब जिसको भारत देश एक इस राष्ट्र से इतर देशद्रोही राष्ट्र मानता है, देशद्रोही स्वाभिमान मानता है, यानी स्वाभिमान को ही विरोधी मान लिया गया। बताइए, तो विरोधी स्वाभिमानी जो चीज़ें हैं वे कायम न रहने पाए, ये षड्यंत्र भाषाओं के साथ लगातार इस देश में हो रहे हैं, और भाषाओं को नहीं पनपने दिया गया। भाषा तो चूंकि मनुष्य ने जब पैदा हुआ तब खुद बना ली, जो आदिवासी समुदाय पैदा हुआ उन्होंने भाषा विकसित कर ली, लेकिन लिपि उसके बाद बननी थी। तो लिपियाँ बनाने के आदिवासियों ने जब शुरुआतें की तो उस पर आंदोलन चले। एक लिपि जरूर बन पाई, जो ओलचिकी है संथाली भाषा की, वो एक लिपि जरूर बन पाई, लेकिन वो भी कामयाब न होने पाई। और इसी समस्या को समझते हुए 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी की किसी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने ये कहा, बोलते हुए कि महोदय, इस सूची में, ये जो 8वीं सूची आज हम देख रहे हैं, उस समय में ये 7A सूची थी, 7A, उसमें भाषाओं को दर्ज किया जाने की बात चल रही थी। तो संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि गोंडी, मुंडारी और एक कोई भाषा थी, और उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और संथाली, गोंडी, मुंडारी और संथाली की 3 भाषाओं को जो है दर्ज किया जाए। दूसरी भाषाओं के लोग जब और विकसित होंगे, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा मानते थे कि लोग बढ़ेंगे, भाषा बढ़ेगी, साहित्य लिखा जाएगा तो भाषा इसमें आने लायक हो जाएगी। जयपाल सिंह मुंडा को कहाँ पता था कि अभी भाषा दर्ज नहीं होगी, बाद में लिपि नहीं बनने दी जाएगी, बाद में इनकी ज़मीनें छीनकर उनको मार दिया जाएगा।
ये स्थितियाँ तो बाद में बनी। तो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि 3 भाषाओं का आपको दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय इनमें से कोई भाषा दर्ज नहीं हुई। हाँ, बाद में संथाली दर्ज हुई। और 2003 में जब संथाली इसमें दर्ज हुई, उस समय संथाली भाषा में 103 पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक जैसे लगा लीजिए। और 2003 में अगर आप दूसरी भाषाओं की तुलना करके देखें, हिंदी में भी अगर आप तुलना करके देखें तो शायद 200 से ज़्यादा वो पत्रिकाएं नहीं चल रही होगी, जबकि इतने प्रदेशों में इतनी जगहों पर बोली जाती है, जिसमें विधिवत पढ़ाइयाँ होती है, पुरस्कार मिलते हैं, सभाएँ होती है, सेमिनार होते हैं, संगोष्ठियाँ होती है, सब होता है। बावजूद इसकी इतनी पत्रिकाएँ नहीं कामयाब होगी। केवल संथालों ने बिना सूची में दर्ज हुए, बिना सरकारी वजीफा किसी प्रकार का अनुदान पाए 103 पत्रिकाएं चला दी और कोई 500-700 किताबें संथाली भाषा की प्रकाशित कर दी। और उनके राइटर्स एसोसिएशन तक हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि बांग्लादेश में भी संथाल रहते हैं। तब जाके सरकार ने उसको लिया। जो भाषा स्वतः इतनी बड़ी हो गई, जिन्होंने स्वतः अपनी लिपि बना ली, उस पर लिपि बनी 1940 में, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने बनाई, टीम थी उनके साथ में। 1940 में लिपि बनी, 500 किताब उन्होंने छाप ली, प्रेमचंद्र टैगोर का साहित्य उन्होंने अनुवाद कर लिया, 103 तक पत्रिकाएं उन्होंने खुद प्रकाशित कर दी। तब सरकार ने मेहरबानी करके उसको 8वीं अनुसूची में दर्ज किया। और जिनको आप पहले से दर्ज किया हुआ है, जिन पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ है, कोई पूछे कि उनमें कितनी पत्रिकाएं निकलती है, कितने अखबार निकलते हैं, कहाँ गया वो पैसा, कौन खा गया उन अनुदानों को, कहाँ किस काल में किस गुफा में समा गए वो सब धन? नहीं। आदिवासी मेहनत करें, खुद अपने स्वतः ढंग से भाषाएं विकसित करें, तब जाके सरकार मेहरबानी करती है। जिन पर मेहरबानी करती है वो लोग भ्रष्टाचार करके भाषा के नाम पर सब कमा खा जाते हैं। ये स्थिति भाषाओं के प्रति और लिपियों के प्रति इस देश में रही है। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलती हैं, भाषाओं के बचाने वालों। धर्म की बात है, किसी भी दुनिया के किसी भी मनुष्य के लिए धर्म एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इस देश में जब से मार्क्सवाद आया है और मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार हुआ है, और मार्क्स का ये कथन कि धर्म अफीम है, इसका प्रसार हुआ है, तब से इस देश के कुछ प्रगतिशील लोगों ने अतिक्रांतिकारिता में या भावुकता में या मार्क्सवाद के प्रभाव में हर जगह धर्म का खंडन शुरू कर दिया। धर्म अफीम, धर्म अफीम। हर पढ़े लिखे लड़के से, विश्वविद्यालय में रिसर्च करने वाले से पूछिए कि धर्म के प्रति आपका क्या विचार है। ना, मैं नहीं मानता धर्म से। धर्म क्या होता है? धर्म तो अफीम। वो अफीम नहीं कहेगा तो कुछ ऐसी चीज़ कहेगा कि धर्म तो बेकार चीज़ है, इसमें दकियानुसी है, संकीर्णताएँ हैं, इसमें आडंबर हैं। किसी भी धर्म में जो आडंबर होते हैं, दकियानुसी चीज़ें होती है, वे धर्म के कर्मकांडियों द्वारा निर्मित की जाती है। धर्म स्वतः अपने आप में कोई आडंबर नहीं होता है। धर्म एक विश्वास, एक जीवन पद्धति है। धार्मिक होना कुकर्मी होना नहीं है। हाँ, धर्म के नाम पर कुकर्म जरूर होते हैं, धर्म के नाम पर प्रतिबंध लगते हैं महिलाओं पर, धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को कुचला जाता है, धर्म के नाम पर दूसरे लोगों को मारा जाता है, धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। धर्म अपने आप में एक जीवन पद्धति है। आदिवासियों की भी जीवन पद्धति रही है, सरना धर्म रहा है, लेकिन आदिवासियों की जीवन पद्धति को कोई समझ ही नहीं सका। प्रकृति पूजक कहते रहे, आदिवासियों को इस पर कोई इतराज़ नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि उनको 1891 की जनगणना में कृषक कहा, 2000 के में एक प्रगतिवादी कहा, 1941 की में एनिमिस्ट कहा, और अब 47 के बाद और अब भारत सरकार जब जनगणना करती है तो उसमें धर्म के आधार पर लोगों की गणना करती है। उसमें लिखा होता है कि धर्म क्या है, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, बाद में अन्य। 8% लोग आदिवासी हैं इस देश में जो कि अनुसूचित हैं। अगर आप केरल और तमिलनाडु के 30 और कर्नाटक के 36 समुदायों को इसमें ले लें, अगर बंगाल के समुदायों को इसमें ले लें, तो इनकी तादाद कितनी होती है? मैं मानता हूं कि ये लगभग 10% पर आराम से चली जाएगी। 10% लोगों को अन्य खाते में दर्ज कर दिया जाता है कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस धर्म के नाम के कोई लोग नहीं है, उस धर्म के नाम के कोई लोग नहीं है का तात्पर्य है कि ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी कोई जीवन पद्धति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। और जब जिस मनुष्य के बारे में ये कह दिया जाता है कि इसकी कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, इसकी कोई जीवन पद्धति नहीं है, इसके जीवन का कोई ढंग नहीं है, उस आदमी को कुछ नहीं समझा जाता है। कितने जैन हैं इस देश में, कितने बौद्ध हैं इस देश में, लेकिन उनको धार्मिक पहचान संवैधानिक रूप से मिली हुई है। तो उसका फ़ायदा उनको ये मिलता है कि अगर उन पर कोई जरा सा हमला हो जाए, सिखों के एक लड़के का जयपुर में बाल काट दिए गए थे, एक लड़के के बाल काट दिए एक लड़के ने जयपुर में, पूरे देश का सिख समुदाय इकट्ठा हो गया कि ये हमारी धार्मिक पहचान के ऊपर संकट है।
आदिवासी का आप गला काट दीजिए, बाल की तो बात क्या है, गला काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन है? अरे जंगल में रहने वाले आदिवासी, कोई धार्मिक पहचान नहीं है। 10 करोड़ लोगों 10% लोगों की कोई पहचान नहीं है। आदिवासी अब रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में, रामदयाल मुंडा नहीं रहे, आदिवासियों की सरना समिति ने, आदिवासी धर्म समिति ने, सनातन समिति ने, बहुत सारी समितियां अब जो है आदिवासियों के धर्म कोड की मांग कर रही है। 2006 में 2004 में आंदोलन चले हैं। अभी जून में जो है जंतर मंतर पर बड़ा भारी धरना हुआ है। जनजातीय मंत्री से लोगों ने मुलाकातें की है कि हमें धार्मिक कोड दिया जाए हमारा। रामदयाल मुंडा कहते हैं कि इसको चाहे तो आप आदि धर्म कहें या आदिवासी धर्म कहें, हमें उसमें ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आदिवासियों को धार्मिक पहचान दी जाए, क्योंकि आदिवासियों को अन्य के फुटकर खाते में डाल देने से उनकी पहचान, उनकी जीवन पद्धति अपमानित होती है। तो आदिवासी धर्म के स्तर पर प्रतिरोध कर रहा है। अगर उसे उसकी धार्मिक पहचान मिलेगी तो धार्मिक रूप से जब उसके साथ अनाचार होगा, दुराचार होगा, या धार्मिक आधार पर जो सहूलियतें राष्ट्र को मिलती है, देश के लोगों को मिलती है, वो उसे मिलनी चाहिए, उसका हक बनता है। अगर आप किसी को उसमें दर्ज ही नहीं करते हैं, अगर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के आदिवासी अनुसूचित श्रेणी में नहीं आते हैं तो इनको सरकार की मिलने वाली अनुसूचित सुविधा नहीं मिलेगी। उसी तरह से धर्म के आधार पर मिलने वाले वजीफे उनको नहीं मिलेंगे। इन लोगों को दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार ये करती है कि अगर हम इन लोगों को देंगे धार्मिक पहचान का महत्व, या अनुसूचित लोगों को, यहाँ दक्षिण के अनुसूचित लोगों को अगर श्रेणी में ले आएंगे तो आदिवासियों की संख्या बढ़ जाएगी और जनसंख्या आबादी के हिसाब से अधिक अधिकारों की मांग करने लगेंगे। इसलिए बहुत सारे लोगों को अनुसूची के बाहर रखा जाए, ये बेहतर है। और दूसरे आदिवासियों को ये बहका दिया जाता है जिनके पास राजनीतिक चेतना का घनघोर अभाव होता है उनको, जैसे मीणा आदिवासियों के पास, कि बहुत सारे मीणा आदिवासियों में राजनीतिक चेतना का घनघोर अभाव है। नतीजा क्या होता है कि मीणाओं से आप बस इतना कह दीजिए कि अगर ये लिस्ट में आ गए ना तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहु कह देंगे नहीं जी, नहीं किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। ये स्थिति है और इस चीज़ का फायदा उठाते हैं ये हुक्मरान। ये राजनीतिक चेतना में पके हुए जो लोग, घाघ लोग हैं, वे आदिवासियों की राजनीतिक चेतना के अभाव को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इन आदिवासियों समुदायों का जो, जिसका उदाहरण मैंने अभी दिया, इसके जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे जो अफसर लोग हैं, क्लर्कियल लोग, माइंड के लोग हैं, वो तपाक से हम जैसे लोगों से कह देते हैं क्या मूर्खतापूर्ण बात करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, इतनी आदत बढ़ जाएगी, नौकरियों में संकट आ जाएगा, छोड़ो, तुम कैसे कहाँ पढ़ के आए हो, क्या बुद्धि लगा रहे हो, ये संकट इस देश में। वे अपने मुख से पढ़े लिखे लोग भी दूसरे की जबान बोलते हैं, तो ऐसे में भाषा कैसे बचेगी? उन लोगों को अपनी भाषा से कोई मोह नहीं है, अपने राष्ट्र से कोई मोह नहीं है। आरक्षण नाम की एक सुविधा जो मिली है, इसको अपने आप में इतनी बड़ी भारी चीज़ मान दी कि इससे शुरू करो और इसी पर खत्म करो, बात खत्म हो जाती है। तो लिपियाँ खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गया, भाषाएँ खत्म हो गई, स्त्रियों के साथ अनाचार हो रहा है। उस जमाने में एक सपन की नाक कटी थी। पिछले 15 सालों 20 सालों में झारखंड और छत्तीसगढ़ की, विशेषकर झारखंड की, लगभग 1 लाख लड़कियां झारखंड से खरीद कर शहरों में लाई गई, दाई बनाया गया, नर्स बनाया गया, या कहना चाहिए कि घरेलू नौकरानियों के रूप में ले आई गई, एनजीओ में काम करने के बाद ले आई गई। और उनके साथ जो दुराचार शहरों में हुआ, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बड़ा जंजाल जो है आदिवासी इलाकों में संचालित है। लड़कियां बिक रही है आदिवासियों की, और शहरों में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती है, अपमानित होती है, गर्भवती होती है, और उनके साथ बड़ा संकट है। राकेश कुमार सिंह की एक कहानी है आज यहाँ कल कहाँ वहाँ चले। और अनिमा, एक पूर्णिमा केड़िया की एक कहानी है, ठीक नाम याद नहीं आ रहा है, एक कहानी है, किसको पुकारूं। ये 2 कहानियां जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और झारखंड के आदिवासियों की लड़कियों की बिक्री जो होती है, इसको बड़े भारी मुद्दा बनाती है और उसका दर्द बयां करती है। एक बहुत संक्षेप में बता दूं कि आज यहाँ कल वहाँ चले राकेश कुमार सिंह की कहानी में क्या होता है कि एक आदिवासी लड़की को दिल्ली में लेके आया जाता है, एक सरदार के घर में काम करती है। मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि बातें कहनी और समय हो रहा है कि आदिवासी लड़की को एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत एक एजेंसी के तहत दिल्ली में ले आया जाता है, और एजेंसी के तहत उसको एक सरदार के घर में घरेलू नौकरानी बना दिया जाता है। सरदार की पत्नी बीमार है और उस लड़की की जिम्मेदारी होती है कि घर का वो खाना वाना बनाए और उस बीमार पत्नी की सहायता करे। सरदार बीमार नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि वो लड़की गर्भवती हो जाती है, और वो लड़की जब गर्भवती हो जाती है, उसके पेट में बच्चा होता है, तो वो उस घर में एक नौकर का कमरा होता है जिसमें मालिक का कुत्ता भी रहता है। उस मालिक का कुत्ता और उस घर का नौकर दोनों उसी एक कमरे में रहते हैं। मैं दिल्ली के जिस साउथ इलाके में रहता हूँ, वहाँ पे एक जगह सैनिक फार्म नाम से बड़ी बड़ी कोठियाँ वहाँ हैं। देश के बड़े फिल्म स्टारों की, देश के बड़े नेताओं की, देश के बड़े माफियाओं की, देश के बड़े व्यवसायियों की, सबकी कोठियाँ वहाँ हैं। वहाँ बड़े बड़े कुत्ते मैं देखता हूँ सुबह शाम घूमते रहते हैं।
और मैं जब उनको गाड़ी से देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार इतने भयावह कुत्ते के साथ लोग कैसे रह लेते हैं। ये बड़े बड़े भारी खूंखार कुत्ते, और वो लड़की जो आदिवासी लड़की जो है उसी तरह के कुत्ते के साथ नौकर के आवास में, जो नौकरों के लिए बनाया हुआ है कॉर्नर में, पूरी कोठी के कॉर्नर में, उसमें उस कुत्ते के साथ रहती है। और वहाँ गर्भवती होती है, बच्चा पैदा हो जाता है, और वो बच्चा चूँकि उसके पास खेलने वाला कोई नहीं है, और नौकर की नियति ये है कि वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता है। वो बच्चा जो है उस कुत्ते के साथ पल के बड़ा होता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा कोई भाषा नहीं सीख पाता है और कुत्ते के साथ साथ कुछ भौंकना सीख जाता है। और वो आदिवासी लड़की जो है फिर वहाँ से अपमानित होकर एक दिन चंगुल से निकल के वहाँ से भागती है और अपने बच्चे को, जो कि कुत्ते की तरह भौंकता है, बोलना नहीं जानता है, छुपा लेती है, एक बोरे में बंद कर देती है, ट्रेन में बैठ जाती है। वो ट्रेन जब झारखंड में पहुँचती है, बीच में पुलिस वाले जब खोजते हैं या यात्री बैठे रहते हैं तो देखते हैं कि कुत्ता भौंक रहा है। भूख लगी होगी बच्चे को, लंबा सफ़र है, तो कुत्ता भौंक रहा है। सब लोग खोज रहे हैं, कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, कुत्ता कहाँ है? अब वो महिला डरी हुई रहती है। लगाइए इस त्रासदी का अनुमान। ये आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है। एक आदिवासी लड़की, कोई उरांव है, उसको विदेशी दूतावास है, उसमें एक आदिवासी कुड़ोसी उरांव था कोई, वो काम करता था शायद फ्रांस में वो काम करता था, रूस में नहीं, शायद फ्रांस में, जो भी है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आदिवासी लड़कियों को वहाँ भेज दिया जाता है कि तुम, एक आदमी की ज़रूरत वहाँ पे है, वहाँ जाओ। एजेंसी के थ्रू वहाँ भेज दिया जाता है। वो उस दूतावास में रहने वाले लोग उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की चिल्लाती भागती हुई, जो एफिल टावर है उस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ है? फ्रांस में। एफिल टावर के पास जाके खड़ी होती है, वहाँ चिल्लाती है, पुलिस उसे पकड़ती है। पता चलता है कि झारखंड के भारत देश के झारखंड इलाके की एक लड़की है, उसी जाति के, उसी समुदाय के एक आदमी के घर पे काम करती थी, नौकरानी के रूप में लाई गई है, उसके साथ ये हुआ है। उनको लोगों को लगा कि ऐसा कैसे होता है। एक आदमी है वहाँ पर, उसके घर में उसी समुदाय की एक लड़की भेजी जाती है और उसके साथ ऐसा होता है। भारतीय दूतावास का सर्वोच्च अधिकारी उसके अपने समुदाय की लड़की की रक्षा नहीं कर सका वहाँ पर भी, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं समझती। इसमें कोई दो राय नहीं है। देश का जो थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा समुदाय है वो अपने भी समुदाय के प्रति बहुत गैर जिम्मेदार है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। अगर इतना ना होता तो हालात इतने भयावह न होते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अपनी सुविधाओं के लिए मरे जाते हैं, आदिवासी उधर मरे जा रहे हैं। नतीजा ये है कि इन आदिवासियों को ये लगता है कि ये जो हमारे जो लोग निकल के गए, ये दूसरी जातीयताओं में जो चले गए, मुख्यधारा में जो चले गए हैं, ये हमारे प्रति गैर जिम्मेदार हो गए हैं और उन लोगों में उनके प्रति एक शंका का, संदेह का भाव पैदा हुआ है, जो कि बढ़ता चला जा रहा है, न जाने कब कितना बढ़ेगा। आदिवासियों पर साहित्य लिखा जाने लगा है, आप देख ही रहे हैं कि रिसर्च हो रहा है, और आदिवासियों पर जो साहित्य लिखा जाने लगा रहा है, आदिवासियों की महिलाओं की जो स्थिति है उसको लेकर भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। और इस साहित्य में भी आप देखेंगे कि साहित्य जो है विमर्श जो चला है कुछ दिनों से, इसमें ऐसे लग रहा है बहुत सारे जो गैर आदिवासी लोग हैं, यहाँ तो नहीं है, उत्तर में देखने को मिलता है वो, कि ऐसा लगा कि जैसे कोई नई स्कीम खुल गई है विश्वविद्यालयों में, इसमें जाना है, इसमें काम करना है। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि आदिवासियों को न जानने वाले लोग आदिवासियों के बारे में लिख रहे हैं। जिनको ये नहीं पता घोंटुल क्या चीज़ है, वो घोंटुल कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं। जिनको ये नहीं पता मुर्मू क्या चीज़ है, वो मुर्मू की कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं। जिस चीज़ को जानते नहीं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो अच्छी भली चीज़ें उनको कूड़ा बना रहे हैं। हाँ जी, मेरा किताब छप गई, मेरे लेख छप गया। और इस तरह का खूब सारा साहित्य लिखा जा रहा है, जो आदिवासी साहित्य के नाम पर अनुदान तो लिए जा रहे हैं, वजीफे लिए जा रहे हैं, सेवाएं ली जा रही है। भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है, भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय नहीं, शायद एक मंत्रालय है जो उसमें एक विभाग है संस्कृति विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय का ही विभाग है। एक विभाग है, वो एक अनुदान, एक फेलोशिप देता है और बहुत सालों से दे रहा है। अब अगर आप सर्वे करें, जब से वो फेलोशिप लेकर आज तक शुरू हुई है, उसमें कितने आदिवासियों पर रिसर्च हो गए हैं, कितने लोगों ने पैसा उठाया है, और आप देखिए कि उसमें 99% लोग गैर आदिवासी लोग हैं, और वे लोग हैं जिनको आदिवासियों को मालूम नहीं, और उन्होंने आदिवासियों के इतने मोटे प्रोजेक्ट लिखे हैं, इधर से कट पेस्ट किया, उधर से कट पेस्ट किया, पैसा पूरा हजम, एक बंडल थमा दिया, बस हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इतनी फेलोशिपें देता है, इतने रिसर्च करवा रहा है आदिवासियों पर भी। कितने लोग हैं जो फेलोशिप के लिए तो ले जा रहे हैं कि नया विषय है, नई नई चीज़ें हैं, इस पर आसानी से हमको मिल जाएगा, तो नए नए विषय बना के आदिवासियों पर भेजा जा रहा है, अनुदान लिया जा रहा है, काम क्या हो रहा है ये देखिए। तो आदिवासियों के नाम पर ये भी चल रहा है। इस तरह से आदिवासियों के बारे में अगर इस तरह के लोग रिसर्च करेंगे तो आदिवासियों की संस्कृति का क्या सम्मान करेंगे। जो आदिवासियों की घोंटुल का सम्मान नहीं कर सकते, वो घोंटुल का क्या वर्णन करेंगे।
आदिवासियों में एक स्थिति है जो मेरे गुरुजी प्रोफेसर वीर भारत तलवार उसको बताते हैं, पूर्वोत्तर भारत में वो देखने को मिलती है। इसके छोटे छोटे अंश जो है दिल्ली में देखने को मिल जाते हैं कि आदिवासी समाज में इतना खुलापन है कि लड़का और लड़की अगर प्रेम करें तो उनके परिवार में कोई आपत्ति नहीं है। इसकी उच्चतम स्थिति ये है कि पूर्वोत्तर भारत में अगर एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं तो हर शाम वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो लगेगा कुछ गड़बड़ है। और लड़का जो है लड़की के घर पे जाता है। अगर किसी लड़की के घर पर कोई लड़का शाम को नहीं पहुंचा तो उसके माँ बाप को बड़ी चिंता हो जाती है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी लड़की में ऐसा क्या खोट है, क्या चिंता की बात है। ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो मेरे गुरुजी इस बात को बताते रहते हैं जो। अब आप देखिए कैसा समाज है। अब इसके बारे में अगर कोई ऐसा समाज का आदमी लिखेगा जिसमें शाम को लड़की का घर से बाहर निकलना मना है, बल्कि 5 बजे से पहले घर में आ जाना जरूरी है, ऐसा आदमी जब इसके बारे में लिखेगा तो क्या लिखेगा? ये तो एक उदाहरण है। ऐसी असंख्य चीज़ें हैं, यानी कि जिनकी संस्कृति का आप सम्मान नहीं कर सकते, जिनकी भाषा की तमीज़ आपको नहीं है, जिनके राजनीतिक अधिकारों की बात आप नहीं कर सकते, जिनके आर्थिक अधिकारों के आप खिलाफ खड़े होते हैं, जिनको मिले हुए आरक्षण के खिलाफ आप खड़े होते हैं, क्या आप उनके लिए रिसर्च करके देंगे? भाई कैसा सम्मान करेंगे? जो सम्मान ही नहीं कर सकते रिसर्च क्या खाक करेंगे? नतीजा ये होगा कि अच्छी भली चीज़ों को बेकार कर दिया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि 100 साल बाद जब लोग इन प्रोजेक्टों को उठा के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि घोंटेली एक बहुत ही खतरनाक तरह की संस्था थी जिसमें व्यभिचारी बच्चे जो हैं इकट्ठे हुआ करते थे, जबकि वो उनकी शिक्षा का केंद्र है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद बहुत लंबे समय से जारी रहा है, जिसकी मैं जड़ आपको बता चुका हूँ कि 5000 साल से मानी जा सकती है, जब से आर्य इस देश में आया है। इसके साथ साथ इसका भिन्न रूप है राजनीतिक साम्राज्यवाद। यूँ देखा जाए तो सांस्कृतिक और आर्थिक साम्राज्यवाद की ही एक स्थिति है, लेकिन आधुनिक भारत में अब चूँकि राजनीति अपने आप में एक स्वायत्त जैसी डिसिप्लिन बन गया है, एक अलग से एक अनुशासन जैसा बन गया है, तो इस पर अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। राजनीतिक उपनिवेशवाद क्या हो सकता है आदिवासियों के साथ? हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया, कैसे लूटा। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने ये किया जी कि फूट डालो राज करो, और ये अंग्रेज़ों की देन है। हर प्रोफेसर क्लास में यही पढ़ाता है। प्रोफेसर तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ जाता है तो चीज़ें खोज लेता है या दूसरे ढंग से परिभाषित करता है, लेकिन आप पूरे देश के स्कूलों में चले जाइए स्कूल लेवल पर 10 से पहले, और किसी टीचर से जाके पूछिए कि अंग्रेज़ों ने भारत पर हुकूमत कैसे कायम की। कहा कि अंग्रेज बड़े बेकार थे, फूट डालो राज करो की नीति थी उनकी। लोगों को आपस में देश में लड़ा दिया और अपनी शासन व्यवस्था कायम कर ली। राजाओं को उन्होंने लड़ा दिया, जमींदारों को आपस में लड़ाया, एक दूसरे को लड़ाया और अपने स्थापित हो गए, हमको लूट लिया। यानी कि एक दूसरे को लड़ाना, यानी कि एक राजा को दूसरे राजा से, एक जमींदार को दूसरे जमींदार से लड़ाकर अपनी लिए स्पेस निकाल लेना, अपनी आर्थिक सत्ता और अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर लेना, ये एक हथियार है, माना जा सकता है। तो इसकी बुनियाद कहाँ है? एक आर्य राजा होता है 5000 साल पहले, जो एक दूसरे आर्य राजा के भाई को बहका के अपने सेना में शामिल कर लेता है और वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है, जिसको विभीषण कहते हैं। रावण का भाई होता है, एक राजा उसको अपने तरफ मिला लेता है और उसे कहता है कि वहाँ की सारी खबरें हमको दो, वहाँ क्या होता है, कैसे मारा जाएगा। रावण कैसे मारा गया अंत में? ये मिथ की चीज़ें, मैं इसको पूरी तरह इतिहास नहीं मान रहा हूँ, लेकिन ऐतिहासिक चीज़ों के तत्व वहाँ मौजूद है। रावण कैसे मारा गया लास्ट में? कौन जानता था कि इसके नाभि में तीर मारेंगे तभी मरेगा? कोई नहीं जानता था, सिर्फ विभीषण जानता था। वो बहका, पहली फूट वहाँ पड़ी है इस देश में, देश में। लेकिन चूंकि जिन लोगों ने वो फूट डाली थी वे ही हम लोग हैं, तो हम लोग अपने पूर्वज को कैसे बताएं कि उसने पहले दूसरे को तोड़ा, उस दूसरे ने यहाँ फूट डाली? संकट तो यहाँ है। हम अपने को कैसे बताएं कि हमारे पूर्वजों ने जो है ये फूट डालो राज करो की नीति हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी? असली गुनहगार तो हम ही होंगे ना। अगर शीशे में इस तरह देखेंगे तो कालिक हमारे ही यहाँ नजर आ जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कहते। तो हमने क्या किया? अंग्रेजों को डाल दिया। अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने वो किया, अंग्रेजों ने किया। अरे यहाँ तो क्या, यहाँ अंग्रेजों से पहले भी कुछ हुआ ना। अंग्रेजों से पहले मुगल आए ना, फिर मुगल कैसे जम गए? उससे पहले शक आए, हूण आए, पुर्तगाली आए, डच आए, कैसे जम गए? क्योंकि उससे पहले जो आए थे उन्होंने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, इन्होंने भी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया। ये मनुष्य की फितरत है, साम्राज्यवादियों की फितरत है कि जहाँ आप जाएंगे वहाँ की जो संस्थाएं हैं, जो मानवीय संगठन हैं, जो परिवार हैं, जो जातीयताएं हैं, जो राष्ट्रीयताएं हैं, उनको आपस में लड़ा दो। आज आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया जा रहा है। और जिन आदिवासियों में राष्ट्रीय, इस बात को दूसरे शब्दों में रिपीट कर रहा हूँ, जिन आदिवासियों में राष्ट्रीय चेतना का, राजनीतिक चेतना का अभाव है, वे आदिवासी से ही लड़ रहे हैं। राजस्थान में धानका और मीणा है, भील और मीणा है,
दोनों में कुछ चल रहा है, बहुत संक्षेप बता रहा हूँ। भील कहेंगे ये हमारा हिस्सा खा गए, और हमारे जो कर्णधार हैं वो कहेंगे कि देखो जी ये भील ऐसे कर रहे हैं। यानी कि जो ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसने दो को आपस में लड़ाया जा रहा है, ये राजनीति चल रही है। और इसकी शुरुआत वहाँ होती है। पहला आदमी वहाँ फूट डाल के तोड़ा गया था। पहली एक आदिवासी नेता को, आदिवासी राजा को, यानी कि कहने कि गैर आर्य राजा को, एक द्रविड़ राजा को सबसे पहले वहाँ नेस्त नाबूद किया गया एक आर्य राजा के द्वारा। उसके बाद से परंपरा अनवरत कायम है। आज भी आदिवासियों के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप जारी है। उस आदमी को तोड़ा, युद्ध हुए, वे हारे, इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, और वे जंगलों में खदेड़ दिए गए और उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया गया। ये राजनीतिक उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद का अंतिम लक्ष्य है, संसाधनों पर कब्जा करना। उसके बाद अगर आप देखें मध्यकाल में तो राजाओं को, जमींदारों को अंग्रेजों ने लड़ाया, और आदिवासियों की नियति विचारों की ये हुई कि वे एक समय एक राजा के पक्ष में लड़ रहे हैं, एक समय दूसरे राजा के पक्ष में लड़ रहे हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में देखें तो 1700 के समय जो है डोंगर सिंह एक राजा था। बस्तर के आदिवासी जो है डोंगर सिंह राजा के फेवर में लड़ते हैं। डोंगर विद्रोह भी हुआ था, आदिवासियों का विद्रोह नहीं था। राजा की असहमति थी मराठों के साथ। आदिवासियों की नियति ये थी कि वे जो है उस राजा के साथ लड़ें। शुरुआती दौर में छोटा नागपुर और संथाल परगना में जब युद्ध हुए, अंग्रेजों ने जब राजाओं को कमज़ोर किया तो ढालभूम के राजा के पक्ष में आदिवासी लड़े। जगन्नाथ ढाल और नीमू ढाल का युद्ध हुआ, उसमें वो लड़े। उसके बाद जब राजा कमज़ोर हो गए तो जमींदारों के फेवर में आदिवासियों को लड़ना पड़ा। एक गंगा नारायण नाम का जमींदार था बड़ा, उसके पक्ष में दीवान के खिलाफ 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ, वहाँ वो लड़े। यानी कि आदिवासी जो है अपने लिए कब लड़े? पहले वे राजाओं के पक्ष में लड़े। पाकुड़ की राजकुमारी थी क्षेम सुंदरी, उसको जब विस्थापित करना था तो उस समय जो है बंगाल की सरकार ने उसको विस्थापित करने की योजना बनाई। तो रानी क्षेम सुंदरी ने जो है वहाँ के स्थानीय जो आदिवासी थे, भूमिज आदिवासी थे, भूइयाँ आदिवासी थे, उनसे सहायता मांगी और उन्होंने उसकी सहायता की। लेकिन बाद में जब स्थिति कमज़ोर हुई तो रानी ने धोखा देके अंग्रेज़ों की शरण में चली गई और आदिवासी बेचारे अदरजूल में रह गए। गंगा नारायण जब मारा गया, आदिवासी अदरजूल में रह गए। नीमू ढाल के पक्ष में आदिवासी लड़े, उसने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया, राजस्व देना स्वीकार कर लिया, खुद राजा बन गया, आदिवासियों को छोड़ दिया। आदिवासियों को इस तरह इस्तेमाल किया गया। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने दूसरे ढंग से आदिवासियों को इस्तेमाल किया। मैं आपको तिलका मांझी के प्रसंग में भी बता चुका हूँ कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले हिल रेंजर्स नाम से सेना बनाई। उस हिल रेंजर्स में पहाड़ी आदिवासियों की ही भर्ती की गई थी। और वो क्यों की गई थी कि पहाड़ी आदिवासियों को सेना बनाकर पहाड़िया आदिवासियों के ही खिलाफ लड़ाना था। यानी कि उत्तर की तरफ के पहाड़ी आदिवासी अंग्रेज़ों से सहमत हो गए, दक्षिण की तरफ के विद्रोह करते रहे। तो क्लीवलैंड ने, जो कि कलेक्टर था, उसने उत्तर के पहाड़ी आदिवासियों के युवाओं की, लड़ाकुओं की एक सेना हिल रेंजर्स बनाई और उस सेना को दक्षिण के पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जी मारो, मारा मरे भी मारे। आज एक तरफ नक्सलवाद है, एक तरफ दूसरे आदिवासी हैं, लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सत्ताएं उनको लड़ा रही है। ये मध्यकाल में आप देखेंगे। मध्यकाल के बाद अगर आप आ जाएं तो अंग्रेजों ने जैसे हिल रेंजर्स बनाए, उसके बाद थोड़ा और आगे आइए, एक खानदेश भील कोर बनाई गई, मेवाड़ भील कोर बनाई गई। इसमें भीलों की ही भर्ती हुई, खानदेश महाराष्ट्र में और राजस्थान में। अब वो भील जो हैं अंग्रेज़ों की सेना में से वजीफा ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वो लड़के कहाँ हैं? अंग्रेज आदिवासी विद्रोह करते हैं, उनके खिलाफ उनको उतारा जाता है। अफसर पीछे रहते हैं, आदिवासी जो सेनाओं में भर्ती हुए उनको आगे करके आदिवासियों के खिलाफ लड़ाया जाता है। 1857 के समय राजस्थान के आदिवासियों में, भील क्षेत्रों में बहुत सारे आदिवासियों ने जो है 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया। आप कहेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 1857 के विद्रोह की आज जो है ऐसी पूजा होती है हमारे देश में, जैसे कि राम और रावण के युद्ध की पूजा होती है राम के पक्ष में। उसी तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ और देश के जमींदारों के खिलाफ 1857 की पूजा होती है। लेकिन 1857 से ठीक 2 साल पहले या 30 साल पहले कोल विद्रोह के समय, भूमिज विद्रोह के समय, संथाल विद्रोह के समय इसी देश के जमींदार जो है आदिवासियों को मार रहे थे। और अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के विद्रोहों को दबाने के लिए जमींदारों की सेनाओं पर सहायता ली, महाजनों से आर्थिक सहायता ली, और नवाबों से सैन्य सहायताएँ ली, जमींदारों से सैन्य सहायताएँ ली, तोपें ली, गोले लिए, हाथी लिए, घोड़े लिए, और आदिवासियों को मारा। और 1857 के दौरान जब विद्रोह होता है तो संताल क्षेत्र के आदिवासियों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनकी राजनीतिक चेतना ये थी, वो ये मानते थे कि जो 1857 का जो विद्रोह चल रहा है,
इससे इससे 2 साल पहले जब हमारा विद्रोह चल रहा था तो इन जमींदारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर हमें कुचला, तो आज हम अंग्रेजों के खिलाफ इनके पक्ष में क्यों लड़े? वो नहीं लड़ा। कुमार सुरेश सिंह ने किताब लिखी है, एक लेख लिखा 1857 के विद्रोह पर, बहुत मशहूर लेख है वो। उसमें आदिवासियों की क्या भूमिका थी उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो उन्होंने लिखा कि इस समय कुछ संथालों ने कुछ गड़बड़ियाँ की थी, और वो गड़बड़ियाँ क्या थी कि जमींदार उनके और अंग्रेजी सेनाओं के बीच में जहाँ जहाँ युद्ध हुए और जहाँ स्थितियाँ कमज़ोर हुई, ये दोनों ताकतें कमज़ोर हुई, संथालों ने वहाँ पे लूट मार की, यानी कि अपने लिए स्पेस निकाला कि पहले ये हमको जमींदार राजा हमको मारते थे, अंग्रेज इनके साथ मिले हुए थे, आज अंग्रेज जमींदार राजा खुद लड़ रहे हैं, तो दोनों को लड़ने तो बीच में जहाँ स्पेस निकलता है वहाँ अपने ताकतवर और महाजनों को पीट डालो। तो जिन जमींदारों ने या जिन पुलिस के अधिकारियों ने या जिन अंग्रेज़ों ने या जिन नवाबों ने आदिवासियों के साथ अत्याचार किए थे, अंग्रेज़ों के जमींदारों के आपसी 1857 के युद्ध के दौरान संथालों ने उन जमींदारों पर, उन पुलिस वालों पर भी, उन अंग्रेज अफसरों पर भी और उन महाजनों पर भी समान रूप से हमला किया। उन्होंने अपने लिए स्पेस देखा कि जो हमारा दुश्मन है उसको मारो। उनको इससे मतलब नहीं था कि ये और ये पक्ष हैं, वो पक्ष में नहीं लड़े। अगर अंग्रेज़ों में किसी ने उनके साथ अत्याचार किया था वो उसको भी मार रहे हैं। महाजनों जमींदारों में से किसी ने अत्याचार किया था, जमींदार अंग्रेज से लड़ रहे हैं, उन्होंने जमींदार को भी मारा। तो अब संथालों की इस राजनीतिक सिचुएशन को जो है देश के स्कॉलर समझ नहीं पाए और बड़ी गड़बड़ झाला लिखा हुआ है। एक उसी समय एक पत्रिका थी द बिहार जनरल और कुछ करके नाम था उसका, कोई सोसाइटी, उसमें एक जगदीश नारायण ने एक लेख लिखा, और जगदीश नारायण ने उस लेख में लिखा कि 1857 के समय संथालों ने जो है देश के लोगों का साथ नहीं दिया, और उस समय एक स्थिति ये हो गई थी कि कुछ लोग जो है, कुछ संथाल लोग अंग्रेजों के पक्ष में अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गए थे, क्योंकि 1857 के बाद संथालों के लिए जिला बना दिया गया था, उनको कुछ राइट दे दिए गए थे, कुछ सुविधाएं दे दी गई थी, महाजनों के प्रकोप से उनको बचा लिया था, इससे संथाल कुछ खुश थे। नतीजा क्या हो कि अंग्रेजी सेना में वो भर्ती हो गए। अंग्रेजी सेना में वो भर्ती हो गए तो वो जमींदारों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़े। इसके बारे में देश के जमींदार वर्ग के एक आदमी ने, राष्ट्रीय चेतना से भरे पूरे आदमी ने, जगदीश नारायण ने लिखा कि संथालों ने देशद्रोह का काम किया अंग्रेजों के पक्ष में लड़के। एक तो अंग्रेजों के पक्ष में सेना में भर्ती हुए संथालों ने देशद्रोह का काम किया, दूसरा जिन्होंने जो सेना में भर्ती नहीं भी हैं उन्होंने देश के जमींदारों का साथ न देकर देशद्रोह का काम किया। लेकिन आदिवासियों की असली राजनीतिक चेतना क्या थी, इनको दोनों ने नहीं समझा, न इस पक्ष ने न उस पक्ष ने, और दोनों ने उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, संथालों ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। ये संथाल वहाँ की स्थिति है। हाँ, मुंडा क्षेत्र में, छोटा नागपुर में आदिवासियों ने जरूर 1857 के समय में जमींदारों के पक्ष में थोड़ा सा साथ दिया था। आप देखेंगे राजस्थान क्षेत्र में, भील क्षेत्र में, तो चूंकि मेवाड़ भील कोर बन चुकी थी, मेवाड़ भील कोर के अंदर जो लोग थे, जो भील लोग भर्ती हुए थे, उन लोगों की गांव में थोड़ी सी पहुंच थी, और उन लोगों ने गांव के लोगों को अपने पक्ष में भी कर लिया था, और बहुत सारे लोग जो हैं इसी वजह से, ये भी एक कारण है, मतलब उसका और भी वजह हैं, ये भी एक कारण है कि इन भील लड़कों ने जो है गाँव के लोगों को कन्विंस कर लिया कि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना नहीं है, और उस इलाके के लोग भी भीलों अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत कम लड़े। हाँ, देवली, जहाजपुर, इस इलाके के कुछ मीणा आदिवासी और कुछ भील आदिवासियों ने जरूर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ जमींदारों के पक्ष में राष्ट्रीय चेतना के प्रभाव में आकर कि अंग्रेज़ों को उखाड़ना, उसमें लड़े थे। लेकिन कहना यह है कि आदिवासियों के इलाकों में भिन्न भिन्न स्थितियाँ बनी। भील कोर के लोग अंग्रेज़ों के पक्ष में लड़े, अंग्रेज़ों की तरफ से जमींदारों के खिलाफ लड़े, दूसरे इलाकों के कुछ लोग वहाँ लड़े। संथालों के क्षेत्र में तो स्थिति ऐसी रही कि वे अपने अपने हिसाब से चले, जहाँ जिसकी जैसी दुश्मनी थी, जहाँ जिसको जैसा नफ़ा हो रहा था, वहाँ वो उस हिसाब से वो चले। ये उस दौरान हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद भी, बल्कि आज़ादी से पहले ही, इन विद्रोहों की ये स्थिति, यानी कि वे राजाओं के साथ जमींदारों के पक्ष में, उनके विपक्ष में लड़ते रहे। उनका अपने स्वतंत्र आंदोलन जो हैं वो कोल विद्रोह चला, और कोल विद्रोह के बाद संथाल विद्रोह चला, और इसके बहुत बाद में बिरसा मुंडा का विद्रोह चला। चूँकि आदिवासी कमज़ोर थे, पहले भी कमज़ोर थे, बाद में भी कमज़ोर थे, आज भी कमज़ोर है। एक बार कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह उन्होंने बहुत मजबूती से कर भी दिया, कुछ चीज़ें हासिल कर भी ली, बावजूद इसके वो इतने ताकतवर नहीं थे। और दूसरी बात, जो दमन होता था वो इतना भयावह होता था कि दमन को सहन कर पाना उनके लिए बहुत आसान नहीं होता था। और वे बार बार ये चाहते थे कि हमको दूसरी किसी ताकत का से थोड़ा सहारा मिल जाए, ताकि हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें और हमारे ऊपर उस तरह के अत्याचार ना हो, हम विद्रोह करने को मजबूर ना हो। तो 1855 के बाद मुंडा आदिवासियों ने ये सोचा कि अगर हम अंग्रेज़ों का साथ लें, अंग्रेज़ मिशनरियों का साथ लें, तो शायद अंग्रेज़ हम पर कुछ रियायत करेंगे, और अंग्रेज़ जो है नवाब, जमींदारों को, नवाबों को कुछ
कुछ उन पर दबाव भी बनाएंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ, जिसके बिरसा मुंडा का नाम आप सबने सुना होगा, इससे ठीक पहले, बल्कि कहना चाहिए कि बिरसा मुंडा के विद्रोह की बुनियाद ही वही है। इससे ठीक पहले सरदारी आंदोलन चला। सरदार आंदोलन, मुल्क की लड़ाई, ज़मीन की लड़ाई उसको कहा जाता है। ये 1860 के आसपास से शुरू हुआ था, क्योंकि 1857 के विद्रोह का जो दमन हुआ था उस क्षेत्र में मुंडाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ गतिविधियाँ की थी, गतिविधियों को अंजाम दिया था। तो इसका नतीजा ये हुआ था कि उनके जब जमींदारों का दमन हुआ, देसी लोगों का दमन हुआ, उसके साथ साथ मुंडाओं का भी दमन हुआ। तो मुंडा ये सोचते थे कि हम इस तरह से विद्रोह करें कि हमारी ज़मीन भी बच जाए, हमारा शोषण भी ना हो और हम लोगों को बहुत भारी अत्याचार, दमन का वो भी ना झेलना पड़े। तो उन्होंने कहा कि हम पादरियों के साथ हो जाते हैं, और ईसाई बने हुए आदिवासियों ने रोमन कैथोलिक और जर्मन लूथर, इन दोनों उनके साथ मिलकर, संस्थाओं के साथ मिलकर, ईसाई पादरियों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन जो है 30 सालों तक चलाया। छिटपुट ज्ञापन प्रतिवेदन का, एक बार यहाँ ज्ञापन दिया, एक बार वहाँ ज्ञापन दिया, पादरियों से सहयोग लिया। लेकिन अंततः ये हुआ कि चूंकि शोषण जमींदार करते थे, जमींदार राजस्व कमाकर सरकार को देते थे, तो जब पादरियों ने आदिवासियों को, पादरी चाहते थे कि आदिवासियों का धर्मांतरण करके उनको ईसाई बना लिया जाए, लेकिन आदिवासी ये चाहते थे कि पादरी अगर हमें ईसाई बनाते हैं तो हम चूंकि इनसे कुछ काम करवा लें, अपनी ज़मीन बचवाएं। तो मुंडा आदिवासियों ने, सरदारों ने ईसाई पादरियों से कहा कि आप सरकार से कहिए कि वे जमींदारों पर दबाव बनाए, हमारी ज़मीनें बचे। दूसरी तरफ जमींदारों ने सरकार से कहा कि अगर आपको लगान चाहिए तो आपको हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, पादरी लोग हस्तक्षेप करते हैं। तो सरकार ने पादरियों की जो उच्च संस्थाएं थी उनके पास निर्देश भेजे कि आप अपने निचली संस्थाओं को निर्देश भेजिए कि कोई भी जो है जमींदारों के खिलाफ हस्तक्षेप न करें, क्योंकि मूलतः आर्थिक चीज़ें हैं कि धर्म अपनी जगह है, धार्मिक प्रसारण अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक लूट को राजनीतिक, चूँकि राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता दोनों बराबर थी, और राजनीतिक सत्ता हमेशा धार्मिक सत्ता पर हावी हो जाती है। ये अलग बात है कि सत्ताएं धर्म के आधार पर भी बनती है। तो अंग्रेजों का मुनाफा, उनका पहली शर्त थी कि मुनाफा हमें मिलना चाहिए। तो जमींदारों ने ये कहा कि अगर आप पादरियों को अगर कंट्रोल में नहीं करेंगे, ये अगर आदिवासियों के पक्ष में बोलेंगे, इनको हमारे शोषण से बचाएंगे, तो हम आपको मुनाफा नहीं कमा कर दे पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी सरकार जो है जमींदारों के पक्ष में खड़ी हो गई, और ईसाई संस्थाओं को निर्देश भेजे गए, और ईसाई संस्थाओं ने अपनी निचली संस्थाओं को निर्देश भेजे कि जमींदारों के खिलाफ आदिवासियों का साथ देने की जरूरत नहीं है। और सभी जो आदिवासी जो संस्थाओं के साथ, ईसाई संस्थाओं के साथ मिलकर जो ज्ञापन प्रतिवेदन का आंदोलन चला रहे थे, जमीन बचाने का जो आंदोलन चला रहे थे, वो अदर बीच में रह गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि मुंडा आदिवासी सरदारों ने कहा कि हम इन आदिवासियों के भरोसे, इन ईसाइयों के भरोसे, पादरियों के भरोसे अपनी ज़मीनों को बचा नहीं पाएंगे, हमें हमारे बीच से कोई आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, हमारे बीच के आदमी को ही हमें खड़ा करना पड़ेगा, जैसे कि संथाल विद्रोह के समय हुआ। उन्होंने कहा कि हमें बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं, हम हमारे भीतर से आंदोलन खड़ा करेंगे। और तब बिरसा मुंडा का उदय हुआ था। बिरसा मुंडा एक युवा लड़का था उस समय, और धार्मिक ढंग का सुधार आंदोलन उसने शुरू किया। तो बिरसा मुंडा का कोई सशस्त्र विद्रोह करने का कोई इरादा नहीं था शुरू में। ये हमको यहाँ जो बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसमें लोगों की उतनी डेप्थ नहीं है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ियाँ होती है, या वो चेतना नहीं है एनालिसिस करने की, उसकी वजह से हुई होगी, जो भी हो। लेकिन बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू में चलाया, जिसके बारे में अक्सर विद्वान लोग ये कह देते हैं कि बिरसा मुंडा ने शुरुआती जो चरण, उसको मैं भी मानता हूँ एक हद तक, कि भाई बिरसा मुंडा ने का आंदोलन 2 चरणों में चला, और अंतिम चरण में उन्होंने विद्रोह किया सशस्त्र। अंग्रेजों को मार काट के भगाया गया, खूंटी, तमाड़, रांची इलाके में, डाल्टनगंज के आसपास, वहाँ जो है अंग्रेजों को भगा दिया गया। सशस्त्र विद्रोह चला, तीर चले, और फिर अंततः बिरसा मुंडा जो है गिरफ्तार हुआ, जेल में चला गया। और पहला चरण धार्मिक था। बिरसा मुंडा खुद एक वैष्णव संत के यहाँ थे। बिरसा मुंडा खुद ईसाई संस्थाओं में पढ़े लिखे थे, चर्च में पढ़े थे, पादरियों ने उनको पढ़ाया था, पादरियों का भी उनके ऊपर प्रभाव था, वैष्णव का भी उनके ऊपर प्रभाव था। और बिरसा मुंडा शुरू में चाहते ही थे कि जिस तरह की ये धार्मिक संस्थाएं हैं, उसी तरह की वे अपने धार्मिक संस्था बनाएं। और बिरसा मुंडा का आंदोलन शुरुआती दौर में सांस्कृतिक था, और वो सांस्कृतिक इसलिए था कि वो सांस्कृतिक हीन भावना जो आदिवासियों के प्रति बर्ताव किया जाता था वैष्णवों द्वारा, आर्यों द्वारा और ईसाइयों द्वारा, कि आदिवासी असभ्य हैं, जंगली हैं, देहाती हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, उनके बिरसा मुंडा इस बात को नहीं मानते थे। वो कहते थे हमारी अपनी संस्कृति है। तो वो अपनी सांस्कृतिक हीन भावना से उभरने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में चरण शुरू किया था। और उनका मूल उद्देश्य जो शुरू में था वो ये था कि हम सांस्कृतिक हीन भावना से निकलें और अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी चीज़ों की इनकी स्थापना करें। लेकिन जो सरदार लोग जो पहले आंदोलन चला रहे थे ईसाइयों के साथ मिलकर, उनकी नज़र उस पर पड़ी,
और उन्होंने देखा कि एक लड़का इस तरह का आंदोलन चला रहा है और उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोग उसके पास जाते हैं, पूछते हैं उसको। तो उन चालाक सरदारों ने सोचा कि इस लड़के को इस्तेमाल किया जा सकता है ज़मीनें बचाने के लिए, इसके पास जनाधार है, हमारे पास रणनीतियाँ हैं। उन्होंने अपनी रणनीतियों को के तहत बिरसा मुंडा को और हवा दी। जो बिरसा मुंडा के थोड़े अनुयायी थोड़े थोड़े जाने लगे थे, उनको सरदारों ने कहा कि और जाओ, बहुत महान आदमी है, बड़ा काम कर रहा है। ये बियॉन्ड द टेक्स्ट बता रहा हूँ मैं, कैसे कहा होगा कि बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत संत है, अवतार है, जाओ 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 जाओ। तो देश भर से वहाँ बिरसा मुंडा काम कर रहा है एक जगह बैठ के, और सरदार फैल गए पूरे इलाके में रणनीति के तहत। और पूरे इलाके में जाकर उन्होंने मुंडाओं से कहा कि बिरसा मुंडा नाम का आदमी बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ो, चलो। अब इस बात के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि बिरसा मुंडा और सरदारों का आपसी कोई गठजोड़ था। हाँ, इस बात के एक बात के जरूर साक्ष्य मिलते हैं कि एक बार सरदार बिरसा मुंडा के पास गए थे। हाँ, आंदोलन के उत्तरार्ध में जरूर इनके मिलने के हैं, लेकिन शुरुआती दौर में मिलकर ऐसी कोई योजना थी, ये बिरसा मुंडा के और सरदारों के मिलने का कोई साक्ष्य नहीं है। अनुमान ये लगाया जा रहा है टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है उसकी रीडिंग करते हुए कि बिरसा मुंडा अपना काम कर रहा था और मुंडा सरदारों ने बिना बिरसा मुंडा से मिले गांव-गांव में फैलकर लोगों से उन्होंने अपनी योजना बनाई कि इस लड़के का प्रभाव बन रहा है तो इसको इस्तेमाल किया जाए, आगे की चीज़ें आगे विकसित करेंगे, पहले इसके प्रभाव को और इजाफा दिया जाए। तो गांव-गांव के में मुंडा आदिवासियों ने घूमकर बिरसा मुंडा की तारीफें की, आंदोलन को बड़ा बनाया पहले। और बिरसा मुंडा के साथ जब असंख्य लोग जुड़ गए, बड़ी तादाद में जुड़ गए, तब मुंडा सरदारों ने दूसरी रणनीतियाँ स्थापित की, अपने लोगों को डिप्लोमेटिकली बहुत बारीकी के साथ तैयार करके उस आंदोलन के भीतर स्थापित किया। और उस आंदोलन के भीतर स्थापित करने के बाद सरदारों ने धीरे धीरे इस आंदोलन को बिरसा मुंडा की जो आरंभिक जो मनोदशा थी, सांस्कृतिक आंदोलन की, धार्मिक आंदोलन की हीन भावना से उपज कर अपनी धार्मिक पद्धतियों को स्थापित करने की, जो कि उसने हिंदू धर्म और वैष्णव धर्म और ईसाई धर्म के मिक्स से तैयार की थी। कुछ अपनी चीज़ें थी आदिवासियों की और कुछ ईसाइयत से उसने चीज़ें ली, कुछ उसने वैष्णव धर्म से चीज़ें ली, और उनको मिला के वो एक नई चीज़ पैदा कर रहा था जिसने आदिवासियों को आकर्षित किया और आदिवासी उससे जुड़े। उसका मूल उद्देश्य था धार्मिक जीवन पद्धति को विकसित करके, शुरुआती दौर में मूल उद्देश्य था ये कि धार्मिक चीज़ों को विकसित करके हम जो हैं बस मत कि धार्मिक चीज़ों को स्थापित करके मैं एक लोगों को अपनी हीन भावना से उबारूँ। लेकिन मुंडा सरदारों ने थोड़े दिन बाद इस आंदोलन को हाईजैक किया। हालांकि इसका आईना बिरसा मुंडा ही रहे और इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण मेरे पास अभी है नहीं, मैंने ज़्यादा रिसर्च इस पर की नहीं, लेकिन इस पर मेरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस पर काम लिखना शेष है बस। मुंडा सरदारों ने अपने लोगों को इस आंदोलन में लगा के बिरसा मुंडा को हवा दे के फिर मुंडा के आसपास अपने लोग स्थापित करके इस आंदोलन को सांस्कृतिक आंदोलन से फिर राजनीतिक आंदोलन बनाया कि ये ईसाई हमारा शोषण करते हैं, ये महाजन हमारा शोषण करते हैं। और बाद में ये आंदोलन अपने उत्तरार्ध में लगभग खत्म होने जब आया तब ये सशस्त्र विद्रोह का रूप लेता है और तब ये ज़मीनें और आर्थिक लूट और संसाधनों की लूट ये सारी उसमें आती है। लेकिन तब तक भी उसमें सांस्कृतिक चीज़ें मौजूद रहती है। तो सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों ढंग का ये आंदोलन बिरसा मुंडा का खड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा को जो बाद में इतनी तवज्जो मिली, बिरसा मुंडा महानायक, इसमें कोई संदेह नहीं है, आदिवासियों का सुप्रीम है। लेकिन बिरसा मुंडा के ही अलावा दूसरे आदिवासी नायकों को जो महत्व नहीं दिया गया, बिरसा मुंडा को दिया गया। उसके पीछे की एक वजह यह भी है कि बिरसा मुंडा का जो सांस्कृतिक आंदोलन है, जो ईसाइयत के प्रति उनका जो शुरू में विरोध रहा और वैष्णव धर्म के प्रति जो थोड़ी सी आसक्ति रही, इसका इस्तेमाल करने के लिए इस देश के आर्य भाषावासियों ने, इस देश की मुख्य धारा के लोगों ने बिरसा मुंडा को अधिक तवज्जो दी। नहीं तो सिद्धू कानू भी थे, तिलका मांझी भी हैं और मध्य प्रदेश में भूमकाल आंदोलन चलाने वाला बड़ा महान क्रांतिकारी गुंडाधुर भी है। लेकिन बिरसा मुंडा को इतना प्रचार मिला, उसकी बुनियाद में ये चीज़ें भी है। हालांकि उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आंदोलन की रियल स्थिति कुछ इस तरह की है। बिरसा मुंडा का आंदोलन 1900 में खत्म हो गया, बिरसा मुंडा मर गया। बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम हुआ कि छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट बना, जिसके तहत वो ऐसा एक्ट था जैसा संथाल परगना काश्तकारी एक्ट था, यानी कि आदिवासियों के मुंडाओं की ज़मीनें कोई दूसरा आदमी नहीं ले सकेगा। ये इस आंदोलन का बड़ा भारी परिणाम, ये अचीवमेंट इस प्रतिरोध की, इस विद्रोह की। इसके बाद आदिवासियों में से बहुत सारी चीज़ें आदिवासी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किए गए गांधीवादी आंदोलन में। राष्ट्रवादी आंदोलन, जो राजनीतिक लड़ाई महात्मा गांधी की चल रही थी, जो देश के लोगों की चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, इसमें आदिवासियों को इस्तेमाल किया गया। और ताना भक्तों के अलावा राजस्थान के गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत तक आदिवासियों के बीच में आंदोलन चलाने वाले बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की, समाज सुधार के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर। इसका नतीजा ये हुआ कि इस मेन स्ट्रीम आंदोलन के साथ इनके आंदोलन इसमें मर्ज कर गए और उनके जो स्वायत्त चेतना थी वो गायब हो गई। उदाहरण के तौर पर ताना भक्तों ने साइमन कमीशन का विरोध किया,
साइमन कमीशन का विरोध किया महात्मा गांधी के आंदोलन के साथ मिलकर। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में उसी समय साइमन कमीशन को झारखंड के आदिवासियों ने मेमोरेंडम, वो प्रतिवेदन देके, मेमोरेंडम देके उसकी झारखंड प्रदेश की मांग शुरू की थी। उसको वो दूसरे ढंग से ले रहे थे, यानी कि जो मूल आदिवासी चेतना के साथ और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग थे, वे इस आंदोलन को दूसरे ढंग से एक स्थिति को दूसरे ढंग से ले रहे थे, साइमन कमीशन को। और जो आदिवासियों का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में मर्ज कर गए थे, इसमें लगभग विलीन हो रहे थे गांधी के प्रभाव, नेहरू के प्रभाव से। इनका जो स्वायत्त रूप था, जो स्वतंत्र रूप था आदिवासी आंदोलनों का, वो धीरे धीरे खत्म हो गया, मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलन में विलीन हो गए। संतालों का सफाओर आंदोलन और ताना भक्तों का आंदोलन, ये दो बड़े उदाहरण हैं। ये लोग आंदोलन के साथ, इस आंदोलन के साथ मिलकर अंग्रेजों की इन्होंने खिलाफत की। लाहौर, कलकत्ता तक कांग्रेस के अधिवेशनों में ये लोग गए। 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, तब इन्होंने सशस्त्र आंदोलन चलाए। लेकिन उससे पहले जब अपनी जमीनों की लड़ाई का मामला था, तब इन्होंने सशस्त्र आंदोलन चलाने की बात नहीं की, कि हम लड़के नहीं करेंगे, समाज सुधार करके ही हम करेंगे। तो ये आंदोलन इस तरह से राजनीतिक मुख्य धारा के आंदोलन में मर्ज हुए और बड़ा आंदोलन, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को निकल गए। उनका जो स्वतंत्र रूप था वो खत्म हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन में कई आदिवासी आंदोलन विलीन हो गए। वहाँ पे आदिवासी इस्तेमाल हो गए राजनीतिक ढंग से। देश की आज़ादी के बाद, संक्षेप में बताऊंगा इस बात को, तो पर्ची आ गई है। देश की आज़ादी के बाद भी आदिवासियों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक उपनिवेशवाद कायम रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों में रही। आदिवासियों ने अपनी पार्टी बनाई, जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी झारखंड पार्टी बनाई। उसके बाद शिव सोरेन ने अपनी पार्टी बनाई। जयपाल सिंह मुंडा की झारखंड पार्टी को नेहरू ने जो है 1963 में, जो कि अच्छी खासी पार्टी बन गई थी, शुरुआती दौर में अच्छी उसको जीत मिली थी और वो आदिवासियों का एक मजबूत आंदोलन बन सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने उसको अपने आप में मिला के खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने जब शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी बनाई, तो इंदिरा गांधी ने झारखंड के शिबू सोरेन के जो शुरुआती आंदोलन थे, जो ज़मीनी आंदोलन थे, धानकटिया आंदोलन था, ज़मीन बचाने का आंदोलन थे, महाजनों के खिलाफ जो आंदोलन थे, उनके बहाने बहुत सारे मुकदमे लगाकर शिबू सोरेन पर भी ये दबाव बनाया कि वो अपनी पार्टी को खत्म करके जो है झारखंड इस राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। हालांकि शिबू सोरेन वो जानते थे कि मेरे साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो जयपाल सिंह मुंडा के साथ हुआ है, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी जब राजनीतिक कांग्रेस में शामिल हो गई थी, उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाने कुछ दिन बाद फिर उनको हटा भी दिया गया। और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा को एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने झारखंड पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज किया और एक बड़े आंदोलन को खत्म कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं कांग्रेस छोड़ चुका हूँ और फिर से मैं झारखंड पार्टी को खड़ा करूँगा। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उनका देहांत हो गया और उनके जो बहुत सारे साथी थे उन्होंने दूसरी पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ बनाई, हुल झारखंड पार्टी और इस तरह की और बहुत सारी पार्टियाँ बनी थी उस समय, बिरसा सेवा दल और भी कोई पार्टियाँ बनी थी थोड़ी बहुत। तो वे कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ी कर सके, लेकिन शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फिर से बड़ा आंदोलन शुरू किया। इन पार्टियों ने उसके साथ बगावत की, कम्युनिस्टों ने उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। A.K. रॉय उसके पहले समर्थक थे, बाद में घनघोर विरोधी हुए। विनोद बिहारी महतो उसके बड़े प्रशंसक थे, बाद में घनघोर विरोधी साबित हुए। शिबू सोरेन ने अपने एक बयान में कहा, किसी जनाधार हमारे पास था और कम्युनिस्ट हमारे जनाधार को इस्तेमाल करना चाहते थे। वोट दिलाया शिबू सोरेन, मंत्री बनेंगे। आदिवासियों को सब बेवकूफ़ समझते हैं। तो शिबू सोरेन ने आदिवासी राजनीतिक चेतना को इस्तेमाल होने से वहाँ काफ़ी दूर तक बचाया। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो इस्तेमाल करने वाली जो बड़ी ताकतें थी, उन्होंने इन नेताओं के बारे में कहा कि सब बिकाऊ होते हैं, ये समझते नहीं हैं वर्ग संघर्ष कैसे चलता है। लेकिन असल बात यह है कि वर्ग संघर्ष के आड़ में आदिवासियों के जनाधार को इस्तेमाल करने की योजनाएँ बनी और जब नहीं हो सका तो उसी शिबू सोरेन को रिश्वत कांड में फंसाया गया। उसी शिबू सोरेन को कम्युनिस्टों ने जब पथभ्रष्ट कहा, बिकाऊ कहा, सब कुछ कहा। यानी आदिवासी अपनी स्वतंत्र चेतना बचाने की कोशिश करे, राजनीतिक चेतना बचाने की कोशिश करे, उनका आश्रय हो गया। पूर्वोत्तर भारत में अपनी राजनीतिक चेतना स्थापित करने की कोशिशें आदिवासियों ने की, उनको अलगाववादी बना दिया गया। और वहाँ पर जो बिकाऊ किस्म के नेता थे, उन लोगों को यहाँ की कांग्रेस ने, दिल्ली की सरकारों ने आगे करके मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, और जो असल आंदोलनकारी थे वे हाशिए पर छोड़ दिए गए। बिकाऊ राजनीति को मुख्य धारा की राजनीति ने, आदिवासियों के भीतर जो बिकाऊ राजनीति थी उसको मुख्य धारा की राजनीति ने हमेशा प्रश्रय दिया। अगर हम उदाहरण के तौर पर मैं अपने समुदाय की अगर बात करूँ, मीणा आदिवासियों में अगर कोई ज़मीनी राजनेता काम करता है तो अफसर वर्ग जो कि दूसरी पार्टियों के सेवक होते हैं और दूसरी पार्टियों को इस्तेमाल करने के लिए राजनीति में लेके आती है, उनसे पैसे भी लेती है टिकट के लिए, खर्चे भी उन्हीं से कराती है और उनको अपना एक तरह से पिट्ठू बना के कोरम पूरा करने के लिए रखती है। उन लोगों को खड़ा कर देती है जो असल राजनीति करने वाले, ज़मीन की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो उनके खिलाफ खड़ा कर देती है। और ये दुर्भाग्य आदिवासियों का, दलितों के साथ भी आज ऐसा ही है कि जो नया जो खाता पीता वर्ग उभरा है,
इसमें से जो 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 नकारा राजनीति पनपी है, इसने ज़मीनी राजनीति को ख़त्म कर दिया। और आज आदिवासियों में आप देखें तो आप देखेंगे जो ज़मीनी राजनीति काम करने वाले लोग थे, उनकी बजाय जो बिकाऊ तिकड़मी या दूसरी पार्टियों के नतमस्तक रहने वाले राजनीति है, वो आज फल फूल रही है। और जो आदिवासियों की समस्याओं को ख़त्म करने वाले, आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाली जो राजनीति है, वो हाशिए पर जा रही है। मीना आदिवासी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। सारे बड़े बड़े अफसर हैं, अच्छी खासी दौलत कमाते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बाद में आते हैं, पार्टी से टिकट लेते हैं, पार्टी के भक्त बनते हैं, अपने काले धन की रक्षा करते हैं, और ज़मीन पर क्या हो रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। राजनीतिक चेतना का हनन ऐसे होता है। और इन लोगों को इनके संरक्षक लोग जो हैं, पार्टियां जो होती है, वो इतनी सहूलियतें देती है, इनके धन की, इनके भ्रष्टाचार के कारनामे दबाए जाते हैं, इनको इतनी सहूलियत देती है, इनके पैसे भी इनसे